स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री चक्रवर्ती एम। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में उनके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। अगर किसी भी प्रदेश का, देश का विकास देखना हो तो वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की रोड से देखा जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद चौहान जी। सर, एक प्रशासनिक सेवा का जो एक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, बेसिक उन्हीं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं देश को आगे ले जाने की। वही रोड मैप तैयार करते हैं। राजनीति तो है, प्रशासन है, सब है। आपको एमपीबीडीसी में कितना समय भी हो गया है? लगभग कितना समय अभी आपने यहाँ पर दिया? जी, आपने दो प्रश्न पूछा है, तो दूसरे प्रश्न के पहले जवाब देता हूँ। एक एमपीबीडीसी में मुझे 6 महीने हुआ है ज्वाइन करते हुए। और जो पहला क्वेश्चन है, जो देश चलाने का, मैं तो मानता हूँ देश चलाने के लिए कई सारे लोगों का जिम्मेदारी निभाते हैं और उसमें आईएएस का रोल एक पार्ट होता है। तो इसके अलावा जो हैं, आप एनजीओस हैं, आप नेता हैं, गवर्नमेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं और प्रेस हैं, मीडिया हैं, ये सब साथ में लेकर देश चलाने के लिए जिम्मेदारी होती है। उसमें एक पार्ट है आईएएस ऑफिसर्स का। सर, एक आपको एमपीबीडीसी में लगभग 6 माह हुआ है और एक पहला बड़ा सवाल है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं ना, क्योंकि आपने कई जिलों में आप आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर रहे हैं और आईएएस विभाग नहीं होता। जैसे आप कहेंगे पुलिस विभाग है, वहाँ आईपीएस होते हैं, वन विभाग है, वहाँ आईएफएस होते हैं। आपका सामूहिक जिम्मेदारी, जब हम कलेक्टर होते हैं तो वहाँ हमें मॉनिटरिंग बहुत सारी डिपार्टमेंट्स की होती है। वहाँ काम करना कम, करवाना ज़्यादा होता है। लेकिन जब एमपीबीडीसी में काम करना भी है और करवाना भी है, दोनों में बेसिक अंतर कैसे देखते हैं आप? सही प्रश्न आपने पूछा। तो कलेक्टर रहते हुए अपना मेन काम होता है फैसिलिटेशन और उनको मॉनिटरिंग। और जो जो विभाग में आते हैं, विभाग में अपन पॉलिसी फार्मुलेशन पे जाते हैं और एग्जीक्यूशन पे जाते हैं। तो वो उधर जो भी कलेक्टर रहेंगे, जिस जिले भी कलेक्टर रहेंगे, उधर सारे विभागों का जिम्मेदारी कलेक्टर को देते हैं और इधर एक एक विभाग को पूरे जानकारी एक ऑफिसर के पास होना चाहिए। यही अंतर है। और दोनों में लोकहित के शासन की जो नियमानुसार काम करना और करवाना, इंश्योर करना, और जो नहीं करते हैं उनके ऊपर निगरानी लगा के रखना, ये सब अपना काम होता है। सर, एक अगर एमपीबीडीसी की बात करें तो यहाँ सर आपके साथ बहुत सारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं, चाहे पुलिस हाउसिंग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पीआईयू हो। इसके साथ अब तो पुलिस हाउसिंग भी इसमें आ गई है। एक महत्वपूर्ण होता है सर गुणवत्ता, लागत और समय सीमा। ये बेसिक चुनौती होती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। इसे कितना चुनौती आप मानते हैं? तो मैंने इसलिए पहला जो आपने प्रश्न पूछा उसका विस्तार रूप से जवाब दिया। देश चलाने के लिए कई लोगों का ज़रूरत होती है और अपना जो बिल्डिंग, गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग बनाने के लिए कई एजेंसियां काम करते हैं। जैसे आपने लिस्टिंग किया, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, हाउसिंग बोर्ड है, टूरिज्म डेवलपमेंट है, पीएयू, पीडब्ल्यूडी है, एमपीआरडीसी है, एमपीबीडीसी एक और है। जैसे अपन हमेशा एक एक पार्ट में अपन काम करते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन आपका है, सही क्वेश्चन है। जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है समय सीमा से काम करना, गुणवत्ता मेंटेन करना और लोगों का ट्रेनिंग सक्षम करके रखना, ताकि कार्य का जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ते रहे। ये है, इसलिए अपन एमपीबीडीसी में कई एजेंसी अपने साथ काम करती हैं। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम इंटरनेशनल लेवल की 2 कंपनियां, एक टाटा कंपनी है, एक आईक्यूटी, जो अचेंचर जो कहते हैं, आप लोग सुने होंगे। 2 इंटरनेशनल लेवल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से उनके मदद से अपन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बीच में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स अलग से फील्ड विजिट पे जाके चेकिंग करते हैं, वो विस्तार रिपोर्ट देते हैं, उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करते हैं और उसको जो कमियां हैं उसको निकालते हैं और उसको कमियां को पूरी भी करते हैं। तो क्वालिटी मॉनिटरिंग एमपीबीडीसी का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि क्वालिटी से ही अपना जो नाम जो है अपना काम नाम बताता है। सर, एक जैसे दूसरी एजेंसियां हैं, अगर वही स्क्वायर फिट के हिसाब से रेट निकलती है तो गुणवत्ता के साथ साथ एक से प्रॉब्लम ये भी आती है। जैसे मान लो कोई आपको टेंडर मिला, मान लो 100 करोड़ का है या 500 करोड़ का, जितने करोड़ का आपको मिला हो, इसके बाद बहुत सारी एक चुनौतियां सामने आती है। जैसे जमीन अधिग्रहण को लेकर मामला आता है,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे मान लो वन विभाग की ज़मीन है या वहाँ कलेक्टर आपको ज़मीन नहीं दे रहा है, तो सर इन सब चीज़ों में क्या समय ज़ाया होता है, समय सीमा इसलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है? देखिए, गड़बड़ की बात नहीं, जनरली एक एक प्रोजेक्ट में जैसे जो जमीन में जुड़े हुए प्रोजेक्ट जो भी हो, उसमें ये वाला प्रॉब्लम आम बात है। जैसे जो अतिक्रमण हुआ है या फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है या यूटिलिटी शिफ्टिंग, इलेक्ट्रिक लाइन शिफ्टिंग, सीवेज लाइन शिफ्टिंग या ड्रिंकिंग वाटर लाइन शिफ्टिंग, ये रोड की जो एक्सेस पॉइंट वो होना, ये सब जो है आम बात है। जो भी प्रोजेक्ट में, ये सारे प्रोजेक्ट में ये चीज़ों को अपन फीसिबिलिटी रिपोर्ट में लेते हैं। फीसिबिलिटी रिपोर्ट बनते समय अपन ये देखते हैं दूर इलेक्ट्रिसिटी लाइन कितना दूरी पे है, उधर से जोड़ना है तो कितना के उसका लागत होगी, और सीवेज ड्रेनेज उसका लाइन पाइप जो भी है उसका कितने दूरी है, हमारा जो कचरा वगैरह कहाँ डालना है, ये सब पूरा अपन फीसिबिलिटी रिपोर्ट में लेते हैं। ये सारे एजेंसी ऐसे ही काम करते हैं। एमपीबीडीसी में अलग से एक सेल है इसका, उसको पूरा काम करते हैं, फीसिबिलिटी रिपोर्ट बनते हैं, उसके बाद अपन टेक्निकल सैंक्शन देते हैं। अभी आपको 6 महीने आया हुआ है, लेकिन 6 महीने आते ही आपने बहुत सारे डीजीएम को नमस्ते कर लिया, हटा दिया, एजीएम को हटा दिया, सस्पेंड बहुत सारे लोगों को किया, क्या आते ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी ऐसा? देखिए, ये तो केवल बीडीसी में ऐसा नहीं, जहाँ भी पोस्टिंग होता हूँ मैं हाँ, आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा जाके करते हैं ऐसा? मेरा जो मेन जो फोकस रहता है क्वालिटी और काम, टाइम पे काम होना है। क्योंकि सरकार के पैसे में अपन काम कर रहे हैं, तो सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन जवाबदार रहते हैं। तो सरकार मतलब लोग, जनता, जनहित के लिए। यदि प्रोजेक्ट में अनावश्यक डिले हो या किसी के व्यक्तिगत भाव से डिले हो या व्यक्तिगत भाव से जो एफिशिएंसी कम हो रहा है, तो इसका अपन कार्रवाई करना जरूरी है। क्योंकि बाकी जो अच्छे काम करते हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? जो अच्छे काम नहीं करते उनको कार्रवाई करने से अच्छे काम करते हैं उनको मोटिवेट होते हैं। यही मेरा जो मोटो है। सर ये बात करें किसी भी विभाग के लिए या निगम के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट अगर हो, तो स्टाफ का साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। वो तब जरूरी होता है जब उसके लिए वेलफेयर के लिए कोई काम किया जाए। तो एज ए एमडी होने के नाते स्टाफ वेलफेयर के लिए क्या योजना आपने तैयार की है कि वो बेटर माहौल में काम कर सके आपके साथ? बिल्कुल। तो देखिए, कहीं भी डिपार्टमेंट हो, कॉरपोरेशन हो और कुछ भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क, ओनरशिप, काम का ओनरशिप लेना और टीम स्पिरिट से काम करना, हम आपस में अपन चर्चा के रूप से जो फॉर्मली इनफॉर्मली मिलते रहना, ये सब अपन को फैसिलिटेट करना चाहिए। इसी के तरफ अपन अपना जो अगले महीने स्थापना दिवस आ रही है, उसी के अनुसार हम स्पोर्ट्स मीट कुछ प्लान कर रहे हैं, सो दैट लोगों को मिलते रहें, बात करते रहें। एक जो आइस ब्रेकिंग होना चाहिए। और कॉरपोरेशन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बात करना तो थोड़ा अलग लेंगे या गलत माना जाएगा। ऐसा स्थिति में मानसिकता भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा प्रयास है कि लोग आपस में बातचीत करते रहें, किसी दूसरे के प्रॉब्लम दूसरे को बताते रहें, ताकि सारे एक पेज में चले। सर ऐसा कोई है यहाँ, आपने कोई ऐसी स्थिति बनाई है कि कोई ठेकेदार है और वो आपके किसी अधिकारी से या किसी भी मैनेजर से, एजीएम से, डीजीएम से पीड़ित है और वो आपसे मिलना चाहता है, तो क्या ऐसी कोई गाइड, इस टाइप का कोई सीढ़ी है कि आप तक वो आ सकता है, या कोई ऐसा नंबर, फ़ोन नंबर या ऐसी कंप्लेंट इस टाइप का कुछ है? या इसमें कोई आप अपने जितने भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जितना महत्वपूर्ण आपके लिए एजीएम डीजीएम है, उतने ही महत्वपूर्ण वो ठेकेदार हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है। और उनके, अगर उनका सही से काम होगा, उनकी सही से पेमेंट टाइम पे होगी, कभी कभी आपने देखा होगा कि पेमेंट डिले हो जाती है उनकी, और वो चिल्लाते, निश्चित तौर पर फंड का एक सीमा होती है। तो ऐसी कोई भी ऐसी सीढ़ी बनाई हो आपने कि किसी कोई प्रॉब्लम है तो गुप्त आके हमें शिकायत करे, उस डीजीएम की, उस एजीएम की, या जो भी संबंधित है? बिल्कुल। एक दो लेवल की कार्रवाई किया जाता है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक फॉर्मल रूप से सारे ठेकेदारों के साथ मीटिंग कर चुके हैं और अपना प्लान है इस हर 6 महीने में एक बार सारे ठेकेदारों को बुलाकर उनका समस्या सुनने का एक प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। क्योंकि ठेकेदार जो हैं वो बीडीसी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज़मीन पे वही ईंट लगा के पेस्ट लगाने वाले वही हैं, हम तो केवल मॉनिटरिंग वाले हैं। तो और सर नुकसान भी उन्हीं का ही होता है। नुकसान भी उन्हीं का होता है और नाम अपना जो बनता है वो ठेकेदार से ही बनता है। क्योंकि वो अच्छा काम करेगा, बीडीसी का अच्छा नाम मिलेगा, बीडीसी का अच्छा नाम मिलेगा, शासन का अच्छा नाम मिलेगा। यही है अपना तत्व।
तो फॉर्मली सारे ठेकेदारों को 6-6 महीने में एक बार बुलाया जाता है। एक मीटिंग पहले राउंड में हो चुकी है, दूसरा मीटिंग अभी फरवरी में प्लान कर रहे हैं। सो ठेकेदारों से मिलना, उनका समस्या सुनना, उनका कैश फ्लो का प्रॉब्लम होती है, बिलिंग का प्रॉब्लम होती है, वो सब सुनना। और फील्ड में कई जगह पे उनका जो ज़मीन पे जो अधिकारियों हैं उनसे कुछ तालमेल नहीं होता है, उसको कोऑर्डिनेशन करके अपन काम आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई करना है उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये आप हमारे माध्यम से अपील भी है क्या आपकी कि आप किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल, ये आपने अच्छा मौका भी दिया है। कहीं भी मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि कोई भी किसी को भी लगता है इधर कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। यदि कुछ आपके पास कुछ एविडेंस भी हो, एविडेंस भी दे सकते हो, हम सीरियसली लेंगे और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे आपने कहा, आते हुए आप बता रहे थे 4-5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर, हाँ, वो की है। ठीक है ना सर। जो लोगों के जो फीडबैक जो मिला है जमीनी, सर ये साथ जुड़ा हुआ सवाल है इसी पे, वो शिकायत गुप्त रखी जाएगी या शिकायत केवल मेरे तरफ ही रखेंगे। मतलब अब गुप्त रखी जाएगी? ठेकेदार डरता है कि पता डीडीएम की शिकायत कर दी तो वो ऐसा तो नहीं, गुप्त शिकायत रखी जाएगी? वो तो उसमें निश्चिंत रहें आप, जो भी शिकायत है उसका अपन गुप्त रखेंगे। अपन केवल सारांश देखेंगे, क्या शिकायत सच है नहीं है बस। वो देखेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। वैसा सीवी साहब ने बोला कि शिकायत को गुप्त रखा जाएगा, और ये हम जितने भी ठेकेदार हैं उनसे हम बिल्कुल कहेंगे कि ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। और शिकायत को गुप्त नहीं रखेंगे, शिकायतकर्ता को गुप्त हाँ, रखेंगे। शिकायत को तो बताना वो पड़ेगा। हमारा थोड़ा शब्दों भाव को समझो। और सर एक बड़ा आपने देखा होगा, पुलिस जो हाउसिंग बोर्ड है वो रीडेटिफिकेशन के लिए काम कर रहा है, मतलब मकान जमीन लेना फिर तोड़ के फिर बनाना। इसके लिए क्या एमपीबीडीसी प्रयास कर रहा है कोई? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। रीडेंसिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नगरीय विकास हो या ग्रामीण विकास हो। उसमें बीडीसी का भी मैंडेट है। इस साल अपन उसी के लिए काम शुरू करेंगे। तैयारियां शुरू कर दी हैं? तैयारी शुरू कर चुके हैं, उसका एक्सपर्ट वगैरह लेना है, उसी के काम शुरू कर चुके हैं। प्लान बनाना है, प्लान का भी काम शुरू हो गया है। एक अलग सेल बना जाएगा कि रीडेवलपमेंट का पॉलिसी बना के अपन शासन को प्रस्तुत करेंगे। जहां भी मंजूरी मिलेगी हम काम करेंगे। सर एक जब कोई भी विभाग हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो किसी कोई निगम हो, छोटा होता है ना, तो उसे बड़ा करने में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है और जिम्मेदारी बढ़ती भी है। एमपीबीडीसी बहुत छोटे समय का है, अभी 3-4 साल से हुआ है। पीडब्ल्यूडी, पुलिस, हाउसिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये बिल्कुल बट वृक्ष की तरह हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपको बीडीसी को इन बड़े बड़े जो विभाग हैं उन तक लेके जाना? उसके लिए क्या क्या कार्य योजना तैयार कर रहे हैं आप? बिल्कुल, कार्य योजना जैसे आप कहें, बीडीसी शुरू करते हुए 2022 में शुरू हुआ है, 3-4 साल हुआ है। बाकी एजेंसीज हैं वो बहुत पुराना एजेंसीज हैं। तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और जो अच्छा काम, जो नाम अभी मिला है सारे डिपार्टमेंट के ऊपर, सारे डिपार्टमेंट अपन को भरोसा करते हुए काम भी अलाट करते हैं। हम क्वालिटी काम करने से ही अपना नाम बढ़ा सकते हैं। सर एक 4 साल का बच्चा है, एक 40 साल का है, और दोनों का एक अनुभव भी सर बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही बात है, लेकिन तो आप 4 टकरा रहे हैं, आप कैसे 4 साल बच्चों के ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए क्या सरकार आपको ज्यादा काम दे रही है? ऐसे ही सर ये मैंने सुनने में आया था, क्योंकि मुझे भी काफी से पत्रकारिता करते होगी, जब इस विभाग का गठन हुआ तो कहा गया था बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि पीआईयू के पास बहुत कुछ प्रोजेक्ट छोड़ दिए जाए ना, तो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक बीडीसी को सिमटा दिया गया है। तो इसके लिए क्या कोई आप एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका टीम बहुत अच्छी टीम है, जो डीजीएम लेवल के अधिकारी हैं, एजीएम लेवल के अधिकारी हैं, काफ़ी मेहनत से कहाँ 2-4 को छोड़ दिया जाए वो अलग विषय है, हर डिपार्टमेंट में होता है, हमारा भी ऐसा ही है। लेकिन टीम बहुत सशक्त टीम आपके साथ है, आपके नेतृत्व में वो काम कर रही है। तो सर क्या लगता नहीं आपको कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट 1000 करोड़ के, 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट आपको मिले? नहीं, बीडीसी में भी 100 करोड़ अबव वाला काम प्रोजेक्ट अलर्ट होता है, वो काम भी कर रहे हैं। और एक ही एजेंसी नहीं, बल्कि 4-5 एजेंसी को बांट के रखे हैं सो दैट डेवलपमेंट जल्दी हो जाए। धीरे धीरे, अभी बच्चा है इसलिए कम लागत का दे रहे हैं, ऐसा है क्या? चलिए सर, मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बीडीसी के लिए पूछा है। नवाचार सर क्या करने वाले हैं हमारे प्रबंध निदेशक सीवी चक्रवर्ती साहब, क्या करने वाले हैं नया, जिससे कि एमपीबीडीसी बहुत जल्द लोगों की नजरों में आ जाए? नवाचार 3 नवाचार अभी क्या किए हैं और आगे क्या योजना है? नवाचार 3 लेवल की किए हैं हम। एक तो 2 तो पहले शुरू कर चुके हैं। एक तो ड्रोन मॉनिटरिंग अपन ने शुरू किए हैं। जैसे दूर दूर क्षेत्र में
अपन जो ड्रोन मॉनिटरिंग करते जाते हैं, तो क्योंकि अदरवाइज फील्ड विजिट जाने के लिए इंतजार करते रहेंगे। फील्ड विजिट तो जाते हैं लोग, डीजीएम एजीएम सभी लोग जाते हैं, लेकिन ड्रोन मॉनिटरिंग से अपने सामने जो सीधे हम जो देखते हैं वो सामने आ जाती है, गलतियां भी आती हैं, अच्छे काम भी अपने सामने आते सर ड्रोन मॉनिटरिंग मतलब वहीं जाके होगी क्या, यहीं से कराएंगे आप? हैं। ड्रोन मॉनिटरिंग फीड जो फीड है वो अपन को मिलता है, अपने ऑफिस में बैठ के अपन देखते हैं। हर एक महीने ड्रोन मॉनिटरिंग किया जाता है। सो उसमें काम का एक्चुअल जो प्रोग्रेस हुआ है वो सच में हुआ है नहीं हुआ है, वो पहली बार बीडीसी में शुरू किया गया है। अच्छा ये है सर नवाचार तीसरा नवाचार ये जो है, तीसरा नवाचार रीडेवलपमेंट का, अभी जो बात हुई थी इस साल रीडेवलपमेंट का काम भी बीडीसी के द्वारा किया जाएगा। सर अब ये एक अगर देखा जाए कि नवाचार के साथ साथ भविष्य की कार्य योजना आपने क्या बनाई है जिससे कि बेहतर परिणाम निकल के सामने आए? देखिए बीडीसी है एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट डिपार्टमेंट द्वारा जब काम मिलता है वो काम किया जाता है, उसके बेहतर तरीके से कैसे किया जाए और क्या क्या अपन नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए, उसी के अपन बीडीसी काम करेंगे। बाकी काम जो क्लाइंट डिपार्टमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। सर अभी तक एमपीबीडीसी कितने मंजिल का भवन निर्माण कर चुकी है और लगभग कहाँ कहाँ काम चल रहा है और क्या चैलेंज क्या अभी आपको, जैसे कोई ऐसा मिला हो कि जिसने अभी बीडीसी ने किया ही ना हो और आपके आने पे ऐसा कोई काम मिला हो? नहीं, इसमें बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेजों का काम मिला है, जैसे अपना होशंगाबाद है, मंडला से लेकर उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली, ये कोने कोने पे काम करते हैं और पूरे प्रदेश में बीडीसी का काम मिला है। आप मांगे कि अराउंड 530 प्लस वर्क प्रोजेक्ट चल रहा था पहले बीडीसी में, तो लागत अराउंड 10,000 करोड़ का काम चल रहा। वर्तमान में अभी 10,000 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। सर आगे की अगर हम बात करें कि एमपीबीडीसी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं उन पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, बीडीसी पे ऊपर अभी इतने बड़े आरोप नहीं, हो सकता छोटा डिपार्टमेंट हो, तो ऐसा सर हो कि क्या भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारी चीज़ शिकायतें आती रहती है, बहुत सारे विभागों के बारे में आती रहती है, तो यहाँ कोई ऐसा आपने कोई रोड मैप तैयार किया है जिससे कि इस बदनामी से दूर रहा जाए? बिल्कुल सिस्टमिक वर्क करेंगे, क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, ये जो शिकायतें हैं वो कम हो जाएगा। मैं जैसे आपने कहा कई जो भी डिपार्टमेंट होगा 4-5 लोग ऐसे रहते हैं, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने जो सिस्टमिक निगरानी और सिस्टमिक वर्किंग से ये जो कैजुअल जो शिकायतें होती हैं उसको दूर किया जा सकता है। सर दूसरे विभागों से तालमेल कैसे आप क्या उसमें कोई दिक्कत आ रही है? तालमेल बढ़िया चल रहा है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड या बहुत जो आपके साथ काम करने वाले? बिल्कुल, तो तालमेल के संबंध में ये बात ये कहना चाहता हूँ, जो शासन द्वारा स्टैंडर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है अभी, तो उसमें जो भी वर्क्स डिपार्टमेंट हैं उनका एक जैसे एक कैसे आप बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाया जाए, क्योंकि अलग अलग एजेंसी द्वारा अलग अलग बिडिंग डॉक्यूमेंट पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग ना हो जाए, क्योंकि बिल्डिंग का काम तो एक ही होता है, तो इसलिए शासन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, तो उसी वजह से अपन तालमेल अपन अच्छे से चल रहा है। और वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें तो अपन अच्छा संबंध रखते हैं। सर ये कभी जो मंत्री हैं राकेश सिंह जी, उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, वो जाके एमपीबीडीसी, पीडब्ल्यूडी जो भी संबंधित डिपार्टमेंट हैं उनकी जाके मॉनिटरिंग करती है, तो उससे क्या लाभ निकल के कुछ सब ऐसा आया कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनके मन में डर हो और बेहतर काम करें? अभी उज्जैन में शायद आपके विभाग से 3 लोग को सस्पेंड किया गया, 2 लोग को सस्पेंड किया गया था, पीडब्ल्यूडी से किया गया था, तो इससे क्या कुछ लगा कि इससे लाभ होने वाला है कुछ? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में निगरानी, साइट इंस्पेक्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हाँ। जितना साइट इंस्पेक्शन करते हैं, जितना भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उतना बेहतर होगी प्रोजेक्ट का रिजल्ट। तो इससे अपन आप जुड़ेंगे, मंत्री जी का जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा परिणाम दिया जा रहा है। सर मेरा अंतिम सवाल मेरा है सर ये कि क्या आपको लगता है कि एमपीबीडीसी द्वारा बनाए गए काम दूसरे विभाग के कामों से सस्ते हैं और गुणवत्तापूर्ण हैं? तो बाकी एजेंसियों के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एमपीबीडीसी द्वारा किया जा रहा कार्य उसमें क्वालिटी अच्छा है, और जो पीएसी बनता है प्रोजेक्ट अपना जो टेक्निकल सैंक्शन करते हैं वो तो दैट इज बेस्ड ऑन पीडब्ल्यूडी का एसओआर रेट से किया जाता है, एंड आई थिंक दैट इज फॉर सेम विथ एनी एजेंसी।
सर अभी कितनी एजेंसियां हैं मॉनिटरिंग काम कर रही हैं? टाटा आपने बताया, एक और 2 एजेंसियां हैं। 2 एजेंसियां काम कर रही हैं। ये पूरे इसका सर मतलब प्रोसेस क्या है? जब काम शुरू होता है, जैसे एग्रीमेंट होता है, इसके बाद फिर क्या होता है? इसका प्रोसेस कैसे है? का काम ये है, साइट पे आम तौर से बताना तो ईंट जो लग रहा है, ईंट सही साइज में है, सही क्वालिटी का, सही डेंसिटी का है। जो पेस्ट जो लगा रहे हैं सीमेंट का, वो सही मिक्सचर है, उसमें सीमेंट का तो कम तो ना हो, इस तरफ का काम देखना है। और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का क्या है वो चेक करना है। और जो आर्किटेक्चर प्लान जो बनाया है वो क्या प्रैक्टिकल प्लान है या नहीं, ये चेक करना है। और काम होने के बाद इतना काम आज हुआ है करके उनका एंट्री करना है, क्योंकि ताकि उसी के आधार पर हम बिल पेमेंट करते हैं, ये उनका काम है। ये सर एक मेरा एक निजी सवाल भी है छोटा सा, क्योंकि हम जब इंटरव्यू ये चलाते हैं तो युवा बहुत देखते हैं। पढ़ने वाले जब देखा कि आईएएस लिखा हुआ है तो वो जरूर देखते हैं, सुनते हैं कि हमें भी, क्योंकि बहुत सालों से मेहनत करते हैं। ऐसा सर क्या करें वो जो बच्चे आज के पढ़ने वाले हैं कि इनकी राह आसान हो जाए? एक छोटे से शब्दों में क्या उन्हें करना चाहिए ऐसा? क्या ये इसके लिए? नहीं, आईएएस के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, यूपीएससी तैयारी हाँ, के लिए? तैयारी के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं, पास होते हैं। तो ऐसा क्या करें वो कि आईएएस जो सपना उन्होंने देखा था, क्योंकि आज के हर बच्चे का सपना होता है कि वो आईएएस आईपीएस अधिकारी बने, आईएएस पहली प्राथमिकता है, तो वो करें क्या? करे क्या? और उनके साथ एक सवाल भी जुड़ा हुआ है कि प्रेम की और पढ़ने की उम्र एक है तो वो करें क्या सर, क्या करना चाहिए? वो प्रेम उम्र वाला बात मैं बताता हूँ, लेकिन जो यूपीएससी तैयारी के संबंध में मेरा सजेशन ये है, जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स होंगे, अभी प्रयास किया जा रहा है वो है, तो फोकस इम्पॉर्टेंट है। आप 10 घंटे पढ़े या 20 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़ते समय केवल पढ़ाई के संबंध में ही आपको फोकस होना चाहिए। और कई बार आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, हर एक बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते, कई लोग सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट तक जाते हैं। तो आपको जो फोकस है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। आपको यदि बनना है तो पूरी तरफ आप अपना पूरा ताकत लगा के पढ़ना चाहिए। और सेकंड, डिटर्मिनेशन। आपको माइंड में ये होना चाहिए कि मैं बन के ही आऊँगा गाँव, ऐसा डिटरमाइंड माइंड होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन और फोकस और स्मार्ट वर्क, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस में टाइम स्पेंड करना है, किस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको धीरे धीरे आप आपस में बातचीत करते समय या सीनियर से बात करते समय आपको समझ में आ जाएगा। उसी की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। सर जब आपने ये क्लियर किया था, क्रैक किया था, उस समय सर मोबाइल का बहुत कम जमाना, मतलब ये यूज़ कम था। आज की डेट में व्हाट्सअप है, मोबाइल है, इंटरनेट इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि जो आज का प्रतिभागी है वो इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता। सर इसका लोग कहते हैं कि मोबाइल छोड़ दोगे तो आईएएस बन जाओगे, सब इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जिस जमाने की बात कर रहे हैं, मोबाइल नहीं है, उस समय इतना मीडिया भी नहीं था। हाँ, ठीक है, सही बात है। तो आज मोबाइल आ गया तो मीडिया भी ज़्यादा आ गया। तो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर जो भी ऑफिसर हैं, ये सारे मीडिया के बीच में काम करना होगा। क्या उस समय काम में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा क्या? तो ये ट्रेनिंग है, जो नेचर का जो जैसे देखेंगे, जो डेवलपमेंट होगा उसी के अनुसार हम काम करने का भी मौका और सीखने का भी मौका देता जाता है। जैसे उस समय, जैसे चौहान जी ने बताया, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन कम है। और काम करते समय भी वो वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आज वो वाला डिस्ट्रैक्शन भी बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। आप सारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। उसी से आप क्या अच्छा, जैसे दूध की दूध, पानी की पानी, ऐसे जो बताते हैं, क्या कहावत होती है ना, उसमें जो भी पढ़ते हैं उसमें क्या सही जानकारी आपको रिटेन करना है, कौन सी जानकारी को आप जाने देना है, वो दैट इज द मैच्योरिटी लेवल दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। सर ये एक बड़ा मेरा सवाल है ये कि अगर हम बात करें तो क्या विकल्प भी रहना चाहिए? अगर हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो क्या विकल्प रखना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे? नहीं, वो तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तो रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इज नॉट लाइफ। लाइफ इज़ वेरी बिग, वेरी लॉन्ग। एंड ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं होगा तो कोई लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। कई लोग सक्सेस है उसमें। और आजकल ऐसा केंद्रीय सरकार द्वारा भी, राज्य सरकार द्वारा भी, कई जो पीएसयूस हैं उनके द्वारा भी जो यूपीएससी में पास नहीं किए उनको भी मौका दे रहे हैं। तो उसको भी इस्तेमाल करें। और यूपीएससी आने के मतलब केवल प्रेस्टीज की बात नहीं, अपने इंटरेस्ट की बात है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, कुछ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। और इंटरेस्ट को आप यदि फोकस्ड
हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन के साथ कन्वर्ट करेंगे, आप सक्सेस होंगे। सर मेरा सवाल था कि प्यार और उम्र की एक ही होती है, और आखिरी सवाल मेरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर सर युवा भ्रमित तो होता ही है, तो क्या करना चाहिए एज ए IAS ऑफिसर के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे व्यक्तिगत मानना यह है, प्यार और पढ़ाई दोनों आप एक सर उम्र एक है, वो एक ही जीवन समय- भर रहना चाहिए, अच्छा, दोनों चीजें होना चाहिए। दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ थे CV चक्रवर्ती एम, और वर्तमान में बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण उनके पास पद है, प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आते ही सबसे पहले वहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ठीक करने की कोशिश की है, और ठीक हुआ भी है। अभी 4 साल का डिपार्टमेंट है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में ये भारी भरकम काम भी करेगा। और कुछ नवाचार उन्होंने किए हैं, और नवाचार के साथ साथ गुणवत्ता और समय सीमा विशेष इनकी पॉलिसी। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आज बात की है और जो जिस जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं, तो वो समय दूर नहीं है कि MPBTC को लोग बहुत ही अच्छे शुभ अवसर के रूप में देखेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया।